आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष पर और व्यापक स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव का व्यंजक। तो हेडिंग लिखिए वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव का व्यंजक। चलिए भाई, तो वैद्युत द्विध्रुव आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि दो आवेश होते थे और दोनों आवेश का परिमाण समान, लेकिन चिन्ह क्या होता था? विपरीत। उस निकाय को हम लोग क्या मानते थे? डायपोल मानते थे। और डायपोल मोमेंट आपको बताया गया था, एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग इसके पहले पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और व्यापक स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फिर से एक बार डायपोल के अक्ष पर, डायपोल के निरक्ष पर और व्यापक स्थिति में विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए भाई, तो मान लीजिए ये एक डायपोल है, मान लीजिए ये एक डायपोल है और डायपोल का जो आवेश है माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, इनके बीच की हम लोग अल्प दूरी को क्या मान लेते हैं? 2l मान लेते हैं। और ये डायपोल का मध्य बिंदु है O। इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है P मान लेते हैं। डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो P है, स्मॉल p है। और आपको बताया जा चुका है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा हमेशा आवेशों को मिलाने वाली लाइन के अंदिश होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो ये हो गया इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसके अक्ष पर देखिए, ये है डायपोल का अक्ष। तो डायपोल के अक्ष पर मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, ये जो आपका मध्य बिंदु है O, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। यहाँ पर मुझे विभव ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। आप लोग इतना लिख लीजिएगा कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू हैं और इनके बीच की दूरी 2l है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे? माइनस क्यू का विभव P पर निकालेंगे, प्लस क्यू का विभव P पर निकालेंगे और फिर दोनों का क्या करेंगे? जोड़ निकालेंगे। मतलब V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे। मतलब माइनस क्यू का विभव हम लोग मान लेते हैं V1 है और प्लस क्यू का विभव हम लोग मान लेते हैं V2 है। V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे और फिर क्या करेंगे? दोनों का नेट निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे चिन्ह के साथ। तो चलिए भाई, तो माइनस क्यू के कारण P पर विभव, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर आवेश का मान हमने कहा था चिन्ह सहित रखा जाएगा। जो विभव का फार्मूला हम लोग निकाले थे उसमें आवेश का मान चिन्ह सहित रखा जाएगा। हाँ भाई, माइनस क्यू से P की दूरी कितनी है? तो ये टोटल दूरी क्या है? 2l। तो ये दूरी कितना होगा? l। मतलब ये आधी दूरी है कि नहीं है? l है। तो आपका ये दूरी क्या है? l। ये तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा r प्लस l। तो माइनस क्यू से P की दूरी कितनी है? r प्लस l। तो V1 बराबर आपका हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान r प्लस l। ये हो गया आपका माइनस क्यू के वजह से पॉइंट P पर विभव। अब देखिए भाई, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग इसका विभव यहाँ पे निकाल लेंगे, प्लस क्यू का पॉइंट P पर। तो प्लस क्यू के कारण P पर विभव V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q
अच्छा हाँ, प्लस क्यू से पी की दूरी कितनी है, तो ये दूरी आपका हो जाएगा, देखो यहाँ से दूरी यहाँ तक की कितनी है आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आर है ना पूरा, ये दूरी आपका आर है और ये एल कम हो गया तो आर माइनस एल, तो ये दूरी आपका कितना है आर माइनस एल है। तो आपका प्लस क्यू से पी की दूरी क्या है आर माइनस एल, तो ये आपका हो गया V2 प्लस क्यू का विभव पॉइंट पी पर। अब मुझे क्या निकालना है, पॉइंट पी पर नेट विभव, पॉइंट पी पर नेट विभव निकालना है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पी पर नेट विभव। तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। आप ध्यान से देखो V1 और V2 में क्या कॉमन है, Q अपान 4πf साइलेंट 0 यहाँ भी है, Q अपान 4πf साइलेंट 0 यहाँ भी है। तो अगर मैं Q अपान 4πf साइलेंट 0 कॉमन ले लूँ तो देखो V1 में क्या बचेगा आपका, ये तो आपका बाहर निकल आया, बचेगा -1 अपान आर प्लस एल, -1 अपान आर प्लस एल बचेगा। और V2 में क्या बचेगा 1 अपान आर माइनस एल, 1 अपान आर माइनस एल बचेगा। अब देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग गुणा करेंगे तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -r प्लस एल, -r प्लस एल, और ये आपका इधर गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा +r और फिर प्लस एल, और नीचे आपका ये आपस में गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा r² माइनस l², सॉरी आपका ये बचा है Q अपान 4πf साइलेंट 0, ये आपका जो बाहर बचा हुआ है, तो यहाँ से r कैंसिल हो गया, l क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा। तो मैं 1 अपान 4πf साइलेंट 0 को लिख लेता हूँ पहले, और ये आपका Q और ये l क्या हो गया 2l, Q और 2l को एक साथ लिखता हूँ, और नीचे क्या बचा r² माइनस l²। अब बताइए भाई Q इंटू 2l क्या होता है, P होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान 4πf साइलेंट 0 P अपान r² माइनस l²। तो ये क्या हो गया भाई, आपका हो गया V बराबर 1 अपान 4πf साइलेंट 0 P अपान r² माइनस l² हो गया। अब देखिए ये जो आवेशों के बीच की दूरी है 2l, ये r के कंपेयर में क्या है काफ़ी छोटी है। ये आवेशों के बीच का दूरी जो 2l हम लोग लिए हैं ये काफ़ी छोटी दूरी है, किसके कंपेयर में, स्मॉल r के कंपेयर में। जब 2l छोटा है तो l तो छोटा होगा ही, तो r से काफ़ी छोटा है आपका l। हम यहाँ इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं, तो देखिए आपका जो r है वो बहुत छोटा है l से, तो आपका जो r² है वो और छोटा होगा l² से, r² है वो l² से क्या होगा और छोटा होगा। तो हम लोग l² को r² के सापेक्ष क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे, मतलब इसको नगण्य मान लेंगे। r² के सापेक्ष l² को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा है, और बहुत छोटी राशि को अगर बहुत बड़े वाले पद में ना जोड़े ना घटाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा आंसर में। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी सुविधा के लिए l² को छोड़ देंगे r² के तुलना में। तो आपका हो क्या आ जाएगा, V बराबर 1 अपान 4πf साइलेंट 0 P/r², P/r²। तो ये हो गया डायपोल के अक्ष पर विभव का व्यंजक, V बराबर 1 अपान 4πf साइलेंट 0 P/r²। यहाँ पर जो विभव है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है, मतलब r² के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब दूरी को अगर आप दुगुना करोगे तो विभव आपका क्या हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव का व्यंजक। बहुत ही आसान है, आपको एक बार -q का विभव निकालना है P पर, एक बार +q का विभव निकालना है P पर, फिर दोनों को क्या करना है जोड़ लेना है चिन्ह सहित। ठीक, आपको क्या मिल जाएगा, डायपोल के अक्ष पर विभव मिल जाएगा। अब देखिए भाई ध्यान दीजिए, हम लोग डायपोल के अक्ष पर निकाल चुके हैं, अगला हेडिंग हम लोग का क्या होगा, डायपोल के निरक्ष पर।
चलिए जो अक्ष है इसको हम लोग क्या बना लेते हैं, निरक्ष पर। तो बताओ भाई, फिर से मान लीजिए क्या है, एक डायपोल है और इसका आवेश क्या है, -q और +q। आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या मान लेते हैं, 2l। ये मध्य बिंदु हो गया, O हो गया। इसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, P है। फिर से आपको वही लिख लेना है, माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके आवेश -q और +q हैं, उनके बीच की अल्प दूरी 2l है। माना इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। फिर क्या लिखोगे, माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष पर एक बिंदु P है। मतलब ये क्या है आपका, देखो चाहे बिंदु P ऊपर मानो चाहे नीचे मानो कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिला के उसके कहाँ होना चाहिए, निरक्ष पर होना चाहिए। तो ये पॉइंट P O से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, O से r दूरी पर है और ये पॉइंट P कहाँ है, निरक्ष पर है। तो P पर क्या निकालना है, विभव। हमें P पर विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। फिर वही कहानी, देखो भाई एक बार -q का विभव निकालेंगे P पर, एक बार +q का विभव निकालेंगे P पर, फिर दोनों को क्या करेंगे, चिन्ह सही जोड़ेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर मैंने -q को P से और +q को P से मिला दिया। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपका दूरी क्या होगा, l, और ये दूरी भी क्या होगा, l। तो ये दूरी कितना होगा, √r² + l², और +q से P की दूरी क्या होगा, √r² + l²। दूरी समान है, -q से P की और +q से P की दूरी क्या है, समान है। तो देखिए भाई, -q का विभव P पर क्या होगा, -q के कारण P पर विभव। तो विभव का फार्मूला होता है 1/4πε0 q/r। तो यहाँ से ध्यान दिया जाए भाई, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, √r² + l², और आवेश कैसा है, नेगेटिव है, तो आवेश का मान चिन्ह सहित तो हो जाएगा -q और r कितना है, √r² + l²। तो v1 कितना आ गया, माइनस आगे लिख लेते हैं 1/4πε0 q/√r² + l²। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार +q का भी हो P पर निकालेंगे। तो +q के कारण P पर विभव V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0, आवेश पॉजिटिव है और दूरी क्या है, वही है √r² + l²। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, नेट पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः P पर नेट विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 + V2। और आपको दिख रहा होगा V1 और V2 क्या है, परिमाण में सेम है, चिन्ह में क्या है, विपरीत है। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो निरक्ष के प्रत्येक पॉइंट पर विभव क्या आएगा, 0 होगा, क्योंकि +q का विभव और -q का विभव हर एक पॉइंट पर क्या होगा, परिमाण में समान होगा, लेकिन चिन्ह में क्या होगा, विपरीत होगा। इसीलिए पूरे डायपोल के लिए अगर हम लोग बात करें, उसके निरक्ष पर हर एक पॉइंट पर विभव क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो ये हो गया डायपोल के निरक्ष पर विभव का फार्मूला मतलब क्या, विभव 0 होता, आपको बता देना है। फिर आगे देखिए, व्यापक स्थिति में अगला हेडिंग क्या हो जाएगा इसके, व्यापक स्थिति में। व्यापक स्थिति में देखिए भाई, आपको एक डायपोल बनाना है, -q +q, और ये मध्य बिंदु क्या है, O है, O से r दूरी पर, और कितने एंगल पर, θ एंगल पर। यहाँ पर एक पॉइंट P मान लेना है।
ठीक है। ओ से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, और ये जो ओ और पी को मिलाने वाली लाइन है वो अक्ष से कितना कोण बना रही, थीटा। इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से कितना कोण बना रही, थीटा। तो यहाँ पर आपको निकालना है विभव। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है उसको दो घटक में बांटेंगे। जैसे ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, आपको बताया गया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा -q से +q की ओर होता है। अगर ये P है तो इससे अगर इस पर लंब डालें ये, तो ये घटक होगा P cos थीटा, P cos थीटा, और ये हो जाएगा P sin थीटा। इसके लंबवत ये वाला घटक होगा P sin थीटा। जो P sin थीटा घटक है वो इस लाइन के लंबवत है, OP लाइन के क्या है, लंबवत है, और P cos थीटा क्या है, OP लाइन के अनुदिश है। तो अगर हम लोग इसे एक डायपोल ना मान के दो डायपोल माने, इसको हम दो डायपोल मान लें। एक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है P sin थीटा है जिसकी दिशा OP के लंबवत है, और दूसरा डायपोल आपका जिसका डायपोल मोमेंट क्या है, P cos थीटा, इसकी दिशा OP के अनुदिश है। तो इस डायपोल के लिए P cos थीटा वाले, जो P cos थीटा जिसका डायपोल मोमेंट है, उस डायपोल के लिए पॉइंट P अक्ष पर हो गया। भाई ये देखो जो आपका P cos थीटा है उसी के अनुदिश है पॉइंट P ना, तो आपका कुल मिलाकर के P cos थीटा के लिए पॉइंट P अक्ष पर हो गया, और P sin थीटा के लिए पॉइंट P कहाँ हो गया, निरक्ष पर हो गया। तो आपको मालूम है डायपोल के निरक्ष पर वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। मतलब P sin थीटा का यहाँ पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। जो विभव होगा किसका होगा, इस वाले डायपोल का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब जो विभव आपका पॉइंट P पर होगा किसका होगा, P cos थीटा वाले का। तो फाइनली आपको क्या करना है, P cos थीटा का विभव पॉइंट P पर लिख देना है। तो अक्ष पर विभव का फार्मूला अभी हम लोगों ने निकाला था 1/4πε0 P/r²। तो यहाँ P ना है, P ना होकर के बल्कि क्या है, P cos थीटा है। तो जहाँ P था वहीं क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा। तो आपका P पर जो नेट विभव आएगा, P पर नेट विभव आएगा वो आएगा 1/4πε0 P cos θ/r²। ये हो जाएगा पॉइंट P पर विभव। देखो ये P sin थीटा डायपोल मोमेंट वाले जो डायपोल के लिए पॉइंट P है वो निरक्ष पर है, और आपको मालूम है किसी भी डायपोल के निरक्ष पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। मतलब इसकी वजह से यहाँ पर विभव क्या होगा, शून्य होगा, और इसकी वजह से विभव यहाँ क्या होगा, ये होगा, और इसकी वजह से जो पॉइंट P पर विभव होगा वही नेट विभव होगा। ठीक, अब देखिए भाई ये आपका व्यापक फार्मूला है। मतलब चाहे अक्ष पर निकालना है तो थीटा बराबर क्या रखेंगे, 0। तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही आ जाएगा P/r²। अगर हम लोग बात करेंगे निरक्ष पर, भाई निरक्ष का मतलब ये है, अक्ष का मतलब ये है। जैसे अगर हम लोग पॉइंट P यहाँ मानेंगे, देखो यहाँ, तो थीटा घटते घटते 0 हो जाएगा अक्ष के लिए। तो थीटा बराबर जब रखेंगे 0 तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो P/r² आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट P मानेंगे निरक्ष पर, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये रेखा अगर हम लोग ऐसे मानेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो निरक्ष पर भी आप लोग इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हो विभव का। तो हम लोग इस फार्मूले की सहायता से किसी भी एंगल पर किसी भी दूरी पर विभव को निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, डायपोल के अक्ष पर विभव, डायपोल के निरक्ष पर विभव, और फिर उसके बाद व्यापक स्थिति में डायपोल के कारण विभव का व्यंजक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे
एक नोट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। अगर देखा जाए ये आपका क्या है, डायपोल बना लिया जाए -q +q, और ये मध्य बिंदु क्या है, O है, और ये अक्ष पर एक पॉइंट P मान लिया गया। ये दूरी कितना मान लिया गया, R है। अच्छा, P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकाले थे 1/4πε0 2p/r³, और P पर आज हम लोग विभव निकाल चुके हैं, तो वो क्या आ गया है 1/4πε0 p/r²। अगर मुझे पॉइंट P पर विभव और वैद्युत क्षेत्र में क्या निकालना है, संबंध, क्या निकालना है, संबंध निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, E/V निकालेंगे। तो अगर E/V निकालेंगे तो यहाँ से देखा जाए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, और P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा आपका, यहाँ 2 बचेगा और एक R बचेगा। भाई R² से R³ कैंसिल होगा तो क्या होगा, R। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आपका जो निकला है, मतलब पॉइंट P पर अगर क्या दिया गया होगा, अगर मुझे पॉइंट P पर क्या दिया गया होगा, विभव दिया गया होगा, तो वैद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं, और वैद्युत क्षेत्र दिया गया होगा तो विभव का मान निकाल सकते हैं इस संबंध की सहायता से। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई आपको क्या दिया गया होगा, वैद्युत द्विध्रुव आपको दिया गया होगा, उसका P दिया गया होगा, या P ना दे करके आवेश और दूरी दिया गया होगा, P आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल P की भी यहाँ आवश्यकता भी नहीं है इस फार्मूले में, मतलब कि अक्ष पर किसी पॉइंट पर विभव दिया गया होगा तो वैद्युत क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है, या वैद्युत क्षेत्र आपको दिया गया होगा तो विभव आपसे पूछा जा सकता है। ये फार्मूला अप्लाई करके आप आसानी से बता सकते हो। ठीक, और देखो देखिए, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं आसान सा। चलिए, मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये है प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, प्रोटॉन, और मान लीजिए इनके बीच की दूरी क्या है, 10 एंगस्ट्रॉम। ये एक डायपोल है जो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, 10 एंगस्ट्रॉम है। अब मान लो ये मध्य बिंदु O है, यहाँ से मान लेता हूँ 1 मिलीमीटर की दूरी पर, 1 मिलीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट P है अक्ष पर, तो आपको बताना P पर विभव, क्या बताना है, P पर विभव, P पर विभव बताना है। तो बताओ भाई, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, अक्ष पर विभव का फार्मूला क्या आया था, 1/4πε0 p/r² आया था। तो यहाँ पर देखो भाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। मुझे 1/4πε0 का मान मालूम है, R का मान भी दिया गया 1 मिलीमीटर, लेकिन क्या नहीं मालूम है, P। तो P बराबर क्या होगा, Q × 2L। तो यहाँ पर आवेश का परिमाण क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और दूरी कितना दिया, 10 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10। मात्रक क्या होता है, डायपोल मोमेंट का, कूलम मीटर। तो ये आपका हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 है, और ये 10⁻+1 है, और ये 10⁻−10 है कूलम मीटर। फिर करना क्या है आपको, समीकरण 1 में
v का वैल्यू निकाल लेना, 9 × 10 की घात 9 हो गया इसका मान, और p का वैल्यू ये आ गया है 1.6 × 10 की घात, ये आपका हो जाएगा 19 और 10 कितना हो गया, 29 हो गया, 29 में 1 जुड़ेगा 28 हो जाएगा माइनस। अब देखो नीचे क्या है r, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो बताओ भाई मिलीमीटर का मतलब क्या होता है, 10 की घात -3 मीटर। भाई मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे क्या है, 10 की घात -3, और इसका स्क्वायर कर दो, और मात्रा का आपको मालूम है वोल्ट आ जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, 9 ये हो गया 1.6, और ये हो जाएगा 10⁻⁹, और ये -28, और ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 10 की घात -6 हो गया, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात +6 हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ऐसे अगर इस पर क्या पूछा होता निरक्ष पर विभव, तो सीधा सीधा आप लोग क्या बताते, निरक्ष पर विभव क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो इसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो आज हम लोग पढ़े डायपोल के अक्ष पर, निरक्ष पर और व्यापक स्थिति में। इसके आगे हम लोग और भी न्यूमेरिकल वगैरह करते हुए अगले टॉपिक पे जाएंगे। आज का लेक्चर यहीं तक।